गर्म हो रहे हैं। गर्म क्यों हो रहे हैं? गुस्सा आ गया? क्या हो गया? ओशन को गुस्सा आ गया? ओशन गर्म क्यों हो रहा है इतना? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सबसे बड़ा थ्रेट, हमने जो बात कर रहे थे कई सारी थ्रेट से, सबसे बड़ा थ्रेट इस समय है वो है ओशन वार्मिंग। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि जो ओशियन का टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ओशियन का टेम्परेचर जनरली बढ़ गया। मानो 20 डिग्री था, 21 हो गया, 22 हो गया। ओशियन का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज? इट इज ए लार्जली एन आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि क्या बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं? टेम्परेचर जनरली बढ़ गया। अगर हम आज अपनी बात भी करें, आप देख पा रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है। नाउ वी आर विटनेसिंग एन एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट किस पर देखने को मिल रहा है? ओशियंस पे। तो ओशियन भी हमारे कैसे हो गए? वार्म हो गए हैं। और वार्म कैसे होते हैं ओशियंस? एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आपके ओशियंस है ये बड़ी मात्रा में क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से हीट, या जो CO2 बेस्ड हीट है वो सारा कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? आपका ओशियन। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस। क्या होती है ग्रीन हाउस गैस? जो जिनके पास कैपेसिटी होती है क्या, किसको ऑब्जर्व करने की? हीट को ऑब्जर्व करने की। तो इस CO2 बढ़ रहा है, ये हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। और इस CO2 को कौन ऑब्जर्व कर रहा है एक्चुअली? ओशियंस। तो मतलब ये CO2 जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट को कौन संभाल ले रहा है? ऑक्सीजन। और यही रिपोर्ट बोलती है, एज पर द रिसेंट IPCC रिपोर्ट, नाम सुना है आपने ऐसा? एक संस्था है IPCC, ये हर 5-6 साल में एक रिपोर्ट आती है। हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। इसकी नई रिपोर्ट आ गई है, दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं IPCC सिंथेसिस रिपोर्ट 6 करके आ चुकी है। तो 6 रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहना है कि सिंस 1990, अगर मैं 1990 के बाद की बात करूं तो 1990 से आज भी 90% से ज्यादा हीट किसने अब्सॉर्ब करी है? ओशियंस। मतलब 1990 के बाद से जितनी भी गर्मी बढ़ी है, उस गर्मी का 90% हिस्सा किसने अब्सॉर्ब कर लिया? अकेले ओशियंस ने। तो ओशियंस एक्चुअली किसको बचा रहे हैं? आपकी टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट को, ताकि आपको गर्मी ना लगे। तो कौन गर्म हो गया? ओशियन गर्म हो गए। तो ओशन वार्मिंग एक बड़ी समस्या है, याद रहेगा। ओशन क्यों वार्म हो रहे हैं? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक हीट है, उस एटमॉस्फेरिक हीट को कौन अब्सॉर्ब कर ले रहा है? ओशियंस। अब आप सोचो कितनी हीट हम जनरेट कर रहे होंगे कि इतनी हीट अब्सॉर्ब करने के बाद भी अराउंड 90% हीट जो थी, इसको कौन अब्सॉर्ब कर लिया? ओशियन। 90% एटमॉस्फेरिक हीट जो हो रही थी उसको ओशियन अब्सॉर्ब कर लिया और ओशियन गर्म हो गया। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, ओशियन का गर्म होना। कोई डाउट इसमें? तो ये होता है ओशियन वार्मिंग। तो ये तो प्रोसेस है कि क्या हो रहा है, ओशन वार्म हुआ और क्यों हुआ। याद रहेगा, जो CO2 ने जो हीट बढ़ाई वो किसने अब्सॉर्ब कर ली? आपके ओशियंस ने। नाउ द पॉइंट इज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नाउ ओशन गर्म हो गए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर ओशन वार्म हो गए तो क्या इशू होगा? समुद्रों के या महासागर के गर्म हो जाने से क्या समस्या हो सकती है? क्या इश्यूज होगा ओशन वार्मिंग का? कोई डाउट तो नहीं इसमें? हटा दूं मैं इसको? तो बताइए, आपका यूज द ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स। क्या होगा अगर ओशन गर्म हो गए तो? क्या होगा? मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट या हार्श क्लाइमेट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जो अडेप्ट नहीं कर पाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ फिशरीज। और क्या हो जाएगा? और क्या होगा? क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट, कैसे? वो आप जानो, ऐसा? वो आप जानो, मैं क्या जानू, ऐसा? ये तो नहीं है। चलिए, तो बात ये आ जाती है इम्पैक्ट ऑफ ओशन वार्मिंग। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर ओशन इस प्रकार से गर्म होते रहे तो क्या होगा। इन्होंने पॉइंट दिया है और वो ये है, देख, लॉस ऑफ लाइफ।
द लॉस ऑफ मरीन लाइफ। जो समुद्र के अंदर जो स्पीसीज रहती हैं उनकी डेथ हो जाएगी, नो डाउट। कई सारी फिशरीज की मृत्यु हो सकती है, फिशरीज या जो भी जानवर अंदर रहते हैं जो उस हीट को संभाल नहीं पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। होगा कि नहीं ऐसा? भाई कुछ लोग नहीं अडेप्ट कर पाते, तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो आदमी जो है देह त्याग देगा। हाँ मतलब वो भी होंगे आदमी, कोई बात नहीं। इसके अलावा और क्या होगा और बताएं? बस यही होगा, एवापोरेशन बढ़ जाएगा। ओके नहीं, एवापोरेशन तो बेसिकली हम बात करते हैं कि ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो वो तेज निकलता है, हम बोलते हैं पानी गर्म हो गया। और कुछ सोच सकते हो कोई अच्छा पॉइंट पानी गर्म हो जाने से क्या हो सकता है? पानी के करंट का फ्लो चेंज हो सकता है। और सोच सकते हो कुछ अच्छा पॉइंट? अगर आपने पानी को बॉईल किया है सब लोगों ने, पानी गर्म होता है तो पानी नीचे आता है कि ऊपर आता है? भाप बन जाए, भाप बाद में बनेगा, लेकिन पहले क्या उठेगा? जब भी पानी, पहले हम इसकी बात कर लें, जैसे मरीन लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो सकती है। अगर खत्म नहीं हुई तो क्या हो जाएंगी? क्या ये माइग्रेट कर सकती है? क्या माइग्रेशन ऑफ मरीन लाइफ? भाई आदमी क्या करता है, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों का। अगर इंदौर में टेम्परेचर बढ़ जाए और आप सह नहीं कर पा रहे हो, या तो मर जाओगे, मरने से बचना है तो क्या करोगे? इंदौर छोड़ के जाओगे कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे जब लाइव जल के दिखाऊंगा? क्या करेगा आदमी? पलायन करता है कि नहीं करता? तो दैट इज द पॉइंट। तो कुछ बेस क्या कर जाएगी? माइग्रेट कर जाएगी, और ये बड़ा एक इम्पैक्ट है। ऐसा माना जा रहा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो समुद्र के अंदर हो रहा है, जिसको हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं? इंसान। और हम कैसे इंसान है? बहुत ज्यादा समझदार, जो कैसे एकदम सेल्फिश, जिनको ये दिख रहा है कि कुछ साउथ अफ्रीका या कुछ अफ्रीका के लोग क्या पलायन कर रहे हैं यूरोप में। देखा होगा आपने ऐसा, रोहिंग्या जा रहे हैं कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के पास। ये देखा जा रहा है क्योंकि हम ह्यूमंस का देख रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर जो रेट ऑफ माइग्रेशन है, पलायन की दर है, वो बहुत ज्यादा है। स्पीसीज माइग्रेट कर रही है। कहां से कहां माइग्रेट कर रही हैं? जो स्पीसीज इक्वेटर पे थी वो कहां देखने को मिल रही है आज? ट्रॉपिक्स पे। जो स्पीसीज कहां पे थी? ट्रॉपिक्स पे। वो कहां मिल रही है आज? टेम्परेट एरियाज में। और जो टेम्परेट वाली थी वो सांस छोड़ के चली गई कि मैं कहां जाऊंगी? पोलर पे, वहां पे तो और ठंडा है। यही हो रहा है। तो जो स्पीसीज कहां होती थी आपकी? इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर ज्यादा कैसा हो? गर्म हो गया आज, तो मतलब शिफ्ट कहां चल रहा है? पोल टाइप। सारी स्पीसीज आज पोलवर्ड शिफ्ट हो चुकी हैं, सब पोल वाली साइड पे जाना पसंद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी में टेम्परेचर कैसा हो गया है? चेंजेस हो गए। अगर इक्वेटर का था 20 डिग्री, वो 22 हो गया, तो 18 था ट्रॉपिक्स का, वो 20 हो गया। तो 20 वाले मतलब कहां चले जाएंगे? इक्वेटर के पास। तो ये स्पीसीज चल रही है, शिफ्ट हो रहा है इनका पोलवर्ड साइड, याद रहेगा। तो ध्रुव की ओर शिफ्ट हो रहा है। देन साथ में जब चीज गर्म होती है, कोई पानी हमेशा गर्म होता है तो वो क्या करता है? राइज करता है। तो ओशन वार्म होगा तो क्या राइज होगा? सी राइज, या सी लेवल क्या बढ़ जाएगा? राइज हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वार्म वाटर क्या करता है? हमेशा एक्सपांड करता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस कि वार्म वाटर, गर्म पानी हमेशा एक्सपांड करता है, और जितना ज्यादा पानी वार्म होगा वो एक्सपांड करेगा तो क्या बढ़ेगा? सी लेवल। तो कौन डूबेगा? कोस्टल एरियाज डूबेंगे कि नहीं? और हम देख भी रहे हैं कि लगातार 1 से 2 मिलीमीटर क्या राइज हो रहा है? सी लेवल। कुछ टाइम बाद ये कोस्टल सिटीज डूबना शुरू हो जाएंगी, है या नहीं ऐसा? और क्या होगा? चौथा, पानी में गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? पानी में गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? सोचो, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। जो उनका पॉइंट था, क्या ये अफेक्ट कर सकता है फ्लो ऑफ करंट्स को? कौन से करंट्स बहते हैं? वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो अगर कुछ इलाके ज्यादा वार्म हो गए, कुछ ज्यादा ठंडे हो गए, या जो वेरिएशन आ गया किसके अंदर? कोल्ड और वार्म के अंदर, तो माइट इट में अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ करंट्स। क्यों? करंट कौन से होते हैं हमारे? या तो कोल्ड करंट, या आप क्या बोल सकते हैं? वार्म करंट। अब मानो कोल्ड करंट कोल्ड ही नहीं रहे तो क्या करेंगे फिर आप? होगा दिक्कत के नहीं होगा? तो उससे आपको सिनारियो में चेंजेस देखने को मिल जाता है। टेल मी सम मोर, जो बहुत रिलेवेंट टॉपिक भी है।
आपने सुना भी होगा, बस थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, दैट इज नोन एज ओशियनोग्राफी वाला कंसेप्ट, कि ओशन गर्म होंगे तो क्या होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। इससे बड़ा पॉइंट हमारा नेक्स्ट है 5th नंबर का। हाँ, अगर ओशन आपके वार्म हुए तो वार्म ओशन जनरली क्या लेके आएगा आपके लिए, मोर अल नीनो इवेंट। अल नीनो जानते हो क्या होता है, बस अब वो मत पूछो। अल नीनो सुना है, हम लगातार बोलते हैं ये अल नीनो ईयर है। जब अल नीनो होता है तो इंडिया में बारिश नहीं होती या कम होती है। तो अल नीनो बेसिकली क्या होता है, अल नीनो इज बेसिकली एसोसिएटेड इज वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। जनरली पैसिफिक ओशन जब गर्म हो जाते हैं, एक्चुअली कहानी अगर जानना हो तो आपका जो पेरुवियन कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट कैसी पड़ जाए आपकी, वार्म हो जाए तो क्या आ जाता है आपके लिए, अल नीनो। ऐसे ही होता है, वोकर सेल उल्टा हो जाता है एक्चुअली। जब आप पढ़ोगे अल नीनो तो अल नीनो में क्या होता है, पानी में जनरली क्या कंसेप्ट है अल नीनो का, ये पेरुवियन कोस्ट है, इधर है ऑस्ट्रेलिया कोस्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया कोस्ट ठंडी हो गई, ये हो गई वार्म, तो क्या मिलेगा आपको, अल नीनो। तो यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ सूखा पड़ेगा, इंडिया में क्या पड़ेगा, सूखा या ड्राई एरियाज। तो पहले जो अल नीनो 20 साल में होता था, वो कितने साल में हो रहा है, हर 3 या 5 साल में आपको देखने को मिल रहा है। तो मोर अल नीनो इवेंट की आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। क्यों, अब आपको ये 5 साल के अंदर वापस रिपीटेशन दिख रहा है। पहले 20 में था। अगर आप नहीं जानते हैं अल नीनो, आइडियली क्या होता है, हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है और पेरुवी की कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट पे करंट बहता है हम्बोल्ट करंट, सुना है आपने नाम, हम्बोल्ट करंट एक बहता है जो कैसा करंट है, कोल्ड। ये इलाका वार्म रहता है, ये इलाका कोल्ड रहता है। तो हवा कहां से कहां चलती है, पेरुवियन से ही है। तो बारिश कहां होती है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट चलता है, ऐसा ही होता है। अल नीनो में क्या होगा, ये जो हम्बोल्ट करंट है ये कोल्ड है, ये जनरली गेट वार्म। तो हवा कैसे चलेगी अब, तो वाकर साइकिल क्या हो गया, ये साइकिल कैसा हो गया आपका, उल्टा हो गया। तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। क्या हो गया, कोई समस्या, तो ये साइकिल कैसा हो गया आपका, रिवर्स हो गया। इस वजह से इंडिया में क्या देखने को मिलता है आपको, अल नीनो होगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, आपको रेनफॉल कम मिलेगी या ड्रॉट देखने को मिलेगा। तो अब क्या देखने को मिलेगा आपको, मोर अल नीनो इवेंट बिकॉज ऑफ वार्म ओशियन। इसके अलावा क्या होगा, और इसके अलावा क्या होगा, सोचो यार। साइक्लोन सुना है नाम, चक्रवात। साइक्लोन कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या होता है साइक्लोन, साइक्लोन कैसे ओरिजिन होता है, हटा दूं मैं इसको। 6th मोर, और ये आप देख भी रहे हैं, क्या इंडिया में आजकल कॉमन है साइक्लोन आना। अब आप देखते हैं हर 1-2 महीने में क्या देखने को मिलते हैं आपको, साइक्लोन देखने को मिलते हैं। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 3 से 4 बार पिछले 6 साल में, मेंस में भी, प्री में भी। क्यों आजकल लगातार साइक्लोन्स आ रहे हैं इंडिया में, मोर फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा बोल रहा हूं मैं, ट्रॉपिकल, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन अलग होता है, वो अलग तरीके से बनता है, ये आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। वो बनता है फ्रंट से, ये कैसे बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएंगे। कैसे होते हैं ये, क्या होता है, किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए चाहिए एक बड़ा एरिया पानी वाला। पानी कैसा होना चाहिए, गर्म, और हवा थोड़ी सी कांस्टेंट होनी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए उसको, कोरोलिस फोर्स। पढ़ा है ऐसा कुछ आपने। क्या होता है, किसी भी इलाके में पानी है, मानो ये बॉडी, ये पानी में आपको मिल रहा है हाई टेम्परेचर, प्रेशर कैसा हो गया, लो। जब भी लो प्रेशर होता है, हवा कहां से कहां जाती है, ऊपर की साइड, अब बढ़ जाती है हवा, क्योंकि यहां पे क्या है, लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए क्या होता है, हवा क्या करेगी, इसको फिल करने के लिए आएगी साइड से, लाइक दिस। और जैसे ये आएगी, मतलब साइड से फिल कर रही, तो ये वर्टिकली नहीं आ रही, कैसे आ रही है, एंगल से। तो इससे क्या हो जाता है, हवा कैसी हो जाती है, ऐसे स्पाइरल घूमने लगती है। देखा आपने ऐसा साइक्लोन,
क्योंकि वो नीचे उसको फिल करने आ रही है, वर्टिकल नहीं है भाई, किसी एंगल से आई है। तो एंगल बनते क्या हो जाता है, हवा कैसे चलने जाती है, गोल गोल गोल। तो ऐसा साइक्लोन वाला मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब ओशन लगातार क्या होते चले जाएंगे, वार्म, तो ये प्रेशर कैसा हो जाएगा, और डीप, तो कैसा और बढ़ता चला जाएगा आपका साइक्लोन। जितने ज्यादा आपकी वार्मिंग होगी उतने ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो क्या हो रहा है आज, क्योंकि ज्यादा क्या बढ़ गई है गर्मी ओशियंस के अंदर, लगातार ज्यादा क्या आ रहे हैं आपके ओशियंस में, क्या आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं। ये पढ़ा आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर। जनरली अगर हम बात करें, साइक्लोन कहां से कहां मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट। मोस्टली साइक्लोन कहां पे आते हैं, इंडिया के कौन से बॉर्डर पे आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। पर आजकल आप देख रहे हैं इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे मोस्टली क्या आने लगे हैं, साइक्लोन। आजकल जैसे महाराष्ट्र में आया, गुजरात में आने लगा है, मोस्टली साइक्लोन आजकल आने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे लगातार जो इंक्रीज हो रहा है साइक्लोनिक एक्टिविटीज क्यों हो रही है। उसकी वजह क्या थी, हमारा जो अरेबियन सी है वो ज्यादा वार्म हो रहा है बाकी जगह के मुकाबले, इज मोर वार्मर नाउ। यू नो अरेबियन सी, जो हमारा अरब की जो हम बोलते हैं अरब सागर, उसमें जो उसकी वार्मिंग एक्टिविटीज है वो ज्यादा गर्म हो रहा है किसके मुकाबले, बे ऑफ बंगाल से। तो वहां पे लगातार क्या राइज होते हैं, साइक्लोन्स। जब भी साइक्लोन्स यहाँ पे राइज होंगे तो कहाँ अटैक करेंगे वो, इंडिया पे। इसीलिए हमारी वेस्टर्न कोस्ट आजकल अफेक्ट हो रही है किससे, साइक्लोन से। नाम सुनोगा अम्फान वम्फान, अभी कौन सा आया था, बीपर जो आई थिंक एक और आया था बीच में, गुजरात में भी लगातार आते रहते हैं आजकल। तो उसका वजह क्या है, अरेबियन सी का गर्म होना। तो हमारे यहाँ पे आजकल अरेबियन सी जो है वो ज्यादा वार्म हो चुका है, और ये वार्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहे हैं, साइक्लोन। और ये कहाँ अटैक कर रहे हैं, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। यही क्वेश्चन था। तो एक बड़ा फैक्टर क्या है, अरेबियन सी का गर्म होना। याद रहेगा, जितने ज्यादा ओशन वार्म होगा उतना ही क्या होगा, साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चल एक और बताओ, कोई और इंपैक्ट हो सकता है क्या जो आपने सुनाओ। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी इवेंट आपकी नजर से चूके होंगे, आपने सुना होगा, साइक्लोन आपने देखे होंगे, न्यूज में पढ़ा होगा, लीनो हो रहा है, सुन पाते होंगे कि नहीं सुन पाते होंगे। तो नाउ यू कैन रिलेट कि ऐसा क्यों बोला जाता है। और कुछ भी हो रहा है क्या, अगर ओशन वार्म होंगे तो क्या हो सकता है। एक और बड़ी समस्या होगी अगर ओशन वार्म हुए, कौन सा पॉइंट है हमारा ये, 7th। एक और बड़ी समस्या जो होगी वो ये होगी, जितने ज्यादा ओशन वार्म होंगे तो एक समस्या होगी, वो है कोरल ब्लीचिंग। इसको अभी लिख लीजिएगा स्टार लगा के, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कोरल, तो भी आई विल एक्सप्लेन कि क्या होता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है व्हाइटनिंग ऑफ कोरल। कोरल कलर छोड़ देती है अपने, व्हाइटनिंग ऑफ कोरल, कोरल व्हाइट कलर की हो जाती है। तो मैं पढ़ाऊंगा जब कोरल, तो आई विल एक्सप्लेन कोरल ब्लीचिंग। क्या हो गया इतनी हंसी हरी बिना उसकी, कोरल व्हाइटनिंग मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो, ठीक है। तो व्हाइटनिंग ऑफ कोरल, तो कोरल क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि दोबारा टॉपिक आएगा कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो अभी सब स्टार लगा के लिख लो इसको। कोई डाउट तो नहीं इसमें, तो बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बताना पड़ेगा कोरल होती क्या है, बनती कैसे है। तो आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो याद रखिएगा ये सारे इवेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, अगर वार्म हुआ ओशन, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, कोई डाउट तो नहीं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओशन वार्मिंग, ठीक है। चलिए ना, दूसरा थ्रेट क्या था ओशियन का, एसिडिफिकेशन, महासागरीय अम्लीयकरण। हिंदी वाले अगर चाहो तो लिख सकते हैं ऐसा, ओशियन एसिडिफिकेशन। हमारे ओशन कैसे होते जा रहे हैं, एसिडिफाइड, मतलब उनका पीएच लेवल क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। जब हम बात करते हैं ओशन एसिडिफाई, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पीएच लेवल है किसका, सी का, वो लगातार कम हो रहा है। हमारे ओशियन का जो पीएच है वो लगातार कम हो रहा है। पीएच जानते हो,
7 से ज्यादा क्या होता है बेसिक, 7 से कम होता है एसिड। इट डजंट मीन कि हमारे सागर क्या हो गए एसिडिक हो गए, मतलब क्या है उनका पीएच कम हो रहा है। पहले 8.2 था तो अब क्या हो गया 8.1। इसका मतलब क्या हो गया लेस बेसिक, मतलब क्या हो गया लेस बेसिक। भाई पहले 8.2 था अब क्या हो गया 8.1, ऐसे ही चलता रहा 7.8 7.5 किससे कम हो जाएगा 7 से कम। पर अभी क्या एसिडिक है क्या, अभी भी कैसा है बेसिक, लेकिन कैसा बेसिक है कंपेरेबल लेस हो गया। उसका मतलब क्या हो रहा है एसिडिफिकेशन, क्योंकि पीएच क्या हो रही है कम हो रही है। अगर पीएच बढ़ती तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोर बेसिक हो गए, लेकिन पीएच कम हो रही है इसलिए हम क्या बोलते हैं लेस बेसिक या एसिडिक होते जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ओशन हैज बीन टर्न, इसका मतलब ये नहीं है कि ओशन क्या हो गए हैं एसिडिक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ओशन अभी भी कैसे है बेसिक है, बट कैसा बेसिक है लेस। ठीक है कोई डाउट तो नहीं। नाउ ओशन में पीएच वैल्यू लगातार कम हो रही है, ये क्यों हो रहा है, पीएच वैल्यू कम क्यों हो रही है ओशन की, क्या दिक्कत है ओशन को, अपना पीएच क्यों गिरा रहा है? क्योंकि पीएच की एक बड़ी एक वैल्यू है, पता है कि नहीं ऐसा, हमारी बॉडी एक फिक्स पीएच पे काम करती है, पता है कि नहीं ऐसा आपको। पीएच में चेंजेस हुआ तो बॉडी में दिक्कत आती है, हमारे पेट में एसिड्स बनते हैं, पता होगा ऐसा, दांतों में रोल प्ले करता है, सब कुछ पीएच के अकॉर्डिंग चलता है। तो ओशन की पीएच होती है फिक्स 8.2 8.3, अगर वो कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, क्या दिक्कत है उसको, क्यों कम हो रही होगी ओशन की पीएच? क्यों कम हो रही है कुछ तो बताओ, क्या हो रहा है ओशियन के अंदर? अगर ये ओशियन है, बाहर क्या है हमारे CO2, इसे कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है ओशियन, इस CO2 को कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है लगातार ओशियन। या मैं बोल दूं CO2 पहले भी था लेकिन कितना हो गया अब ज्यादा, ज्यादा CO2 क्यों हो गया, हम खूब CO2 रिलीज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल फायर्स हर चीज में क्या निकलता है CO2, मोर CO2 मतलब मोर CO2 कहां चला गया अंदर, और पानी में क्या होता है ऑलरेडी पानी में क्या H2O, CO2 और H2O क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स H2CO3, ये क्या होता है कार्बनिक एसिड, ये पहले भी बनता था, अब क्या हो रहा है ये कार्बनिक एसिड कितनी मात्रा में बढ़ रहा है, मोर एंड मोर कार्बनिक एसिड, और इस कार्बनिक एसिड के बनने से पीएच क्या हो रही है कम होती जा रही। ड्यू टू दिस मोर कार्बनिक एसिड यू आर विटनेसिंग लोअरिंग पीएच ऑफ ओशियन। तो कार्बनिक अम्ल के बनने से पीएच कम हो रहा है, बड़ा सिंपल सा है। किसमें मिल गया पानी में CO2, H2O प्लस CO2 बनाएगा क्या H2CO3 कार्बनिक एसिड, और ये ज्यादा कार्बनिक एसिड बनेगा तो क्या दिक्कत होगी, अम्ल बन रहा है एसिड बनेगा तो क्या कम होगी पीएच। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि बाय 2100 पीएच हम 7 पे ले आएंगे, पानी बढ़िया हो जाएगा पीने के लिए, न्यूट्रल करा देंगे हम उसको। अच्छी बात है, ये तो समस्या दूर हो जाएगी पानी की, टेंशन ही खत्म। अगर यही चलता रहा तो उसका हम पीएच गिराते चले जाएंगे, 7.2 7.3 आ सकता है 2100 तक, क्योंकि इस तरह से हम लोग गदर मचाए हुए है। ऐसा कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये CO2 कौन रिलीज कर रहा है, कौन कर रहे हैं आप लोग, कौन कर रहा है आप लोग, तो नहीं करना चाहिए CO2 रिलीज, समझे। तो इंसान जो है दुश्मन बना हुआ है किसका, प्रकृति का, याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं प्रोसेस में कैसे बना CO2, क्यों हो रहा है पीएच ना, ये इतना बड़ा रोल नहीं करता। और ये देखा जा रहा है कि ये अब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हटा दूं मैं इसको, प्रॉब्लम, अगर ओशन एसिडिफाई हो गया तो क्या दिक्कत होगी, सिंपल सा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनेंगे, आप लिख के ले लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में क्या इंपैक्ट होगा, एसिडिफाई हो गया तो क्या इंपैक्ट होगा, मैं क्वेश्चन पे दिखाऊंगा आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा एसिडिफाई हो गए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है,
अगर ओशन का पीएच गिर गया तो क्या दिक्कत है? बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा। किसको हार्म होगा? सबसे बड़ी दिक्कत होगी, सबसे बड़ा खतरा होगा किसको? प्लांक्टन्स को। जानते हो प्लांक्टन्स? पढ़ाया था हम प्लांक्टन्स, जो हमारे फाइटो प्लांक्टन्स हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लांक्टन्स किसमें सर्वाइव नहीं कर पाते? एसिडिक वाटर में। अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये हमारे जो प्लांक्टन्स हैं वो एसिडिक वाटर में इतने सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? इट्स ए थ्रेट टू प्लैनेट। अगर प्लांक्टन्स ही नहीं होंगे तो आपको क्या कौन देगा? ऑक्सीजन। मैं बताया था 50% ऑक्सीजन कहां से आती है? सिर्फ प्लांक्टन से। 25% CO2 कौन अब्सॉर्ब करता है? प्लांक्टन्स। बाकी लोगों को खाना कौन देता है? प्लांक्टन्स। तो उस प्लांक्टन्स को अगर दिक्कत आ गई तो भाई साहब पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लांक्टन्स को खतरा है सबसे ज्यादा। तो प्लांक्टन्स को खतरा है, याद रहेगा। प्लांक्टन्स कहां रहते हैं? समुद्र के एकदम टॉप पे एल्गी होती हैं प्लांक्टन्स। तो अगर वो एल्गी खत्म हो गई तो खाना कौन बनाएगा? प्रोड्यूस कौन करेगा? तो फूड चेन क्या हो गई आपकी? डिस्टर्ब। इसी के साथ कुछ थ्रेट टू, अरे इसको क्या बोलते हैं जो अपने पर कवच बनाते हैं ना कैल्शियम का? हाँ, थ्रेट टू सेल बेस्ड एनिमल्स या सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या बनाते हैं? सेल। उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि सेल किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जितने भी सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरल भी होता है, एग्जांपल कोरल भी सेल वाली है, या और भी जो आपको दिखते हैं सेल वाले जितने भी जंतु है, उनको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी? इट विल बी डिफिकल्ट टू बिल्ड शेल। वो अपना शेल बना नहीं पाते, क्योंकि शेल किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्योंकि जितना ज्यादा कार्बनिक एसिड बनेगा तो उनके पास इतना कैल्शियम होगा नहीं वो क्या बना सकें? उसको बना सके। और अगर बना भी लिया शेल तो कैसा बनने वाला है? वीक। और लॉजिकल भी है, किसी भी अगर आप पानी में जाओगे एसिडिक वाटर में, वो शेल क्या हो जाती है? खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर आप ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे वो शेल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है एसिडिक वाटर में। इट इज नॉट दैट मच इजी कि आप इसने एसिडिक वाटर या लेस बेसिक वाटर में आप कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बना पाए। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शेल को बनाना, क्योंकि वो डिजोल्व जो भी कार्बन एलिमेंट्स है उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे एसिडिक के चक्कर में। याद रहेगा। और बना भी ली तो अगर ये जो पानी जो कैसा हो रहा है लेस सेलाइन, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो भी शेल को दिक्कत आने वाली है उनकी शेल की जो है नैया लगने वाली है। ठीक है, तो शेल की दिक्कत है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। दूसरा ये, तीसरा बेचारी मछली को बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी होती है? मछलियों को बीमारी हो जाएगी। बीमारी का नाम है एसिडोसिस। एसिड पी पी के उनका शरीर हो जाएगा एसिड जैसा। बेचारी मछली जो है उसको भी नहीं छोड़ा, बीमार हो गया एसिडोसिस। उनको तो इलाज भी नहीं मिलना है कि नहीं? आपको तो मिल जाता है, मोदी जी स्कीम चला रखे, उनके मोदी जी कहाँ ढूंढेंगे बेचारे वो लोग? आएगी दिक्कत कि नहीं आएगी? तो हमने मछली को बीमारी हो जाती है एसिडोसिस, ज्यादा अगर वो एसिडिक वाटर में होती है। और एक और इशू आता है, वो आएगा आपके रेनफॉल के अंदर भी। पता है ऐसा कुछ भी? इट माइट आल्सो अफेक्ट प्रेसिपिटेशन। ऐसी ट्रेन करा दी आपने तो सीधा, ऐसा क्यों? मतलब ऐसी बत्ती कहां से लाए? वो तो एसिडिक रेन अलग होगा, हम तो अभी पानी की बात कर रहे हैं। अगर पानी में एसिड बना तो क्या खतरे में आ जाएगा? पानी गिरना, प्रेसिपिटेशन भी दिक्कत आती है। प्रेसिपिटेशन क्यों होता है? क्लाउड किस पे बनते हैं? आपने देखा क्लाउड
क्लाउड जो बनते हैं, क्लाउड बेसिकली क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ऑन सम स्टिमुलाई, सॉरी ऑन न्यूक्लाई, सुना होगा ऐसा, जैसे जो धूल के कण होते हैं, स्मोक होते हैं, उसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लाउड्स। समुद्र बहुत सारे क्या छोड़ता है, ऐसे पार्टिकल्स छोड़ता है। क्या होता है जो आपका ओशियन होता है, मतलब ये कंसेप्ट है, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका जो ओशन है, इसमें ऊपर क्या रहते हैं, प्लांक्टन। प्लांक्टन लिविंग बींग्स है। ये प्लांक्टन क्या छोड़ते हैं ऊपर, ये प्लांक्टन ऊपर छोड़ते हैं क्या, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एनिमल से ये छोड़ते हैं डीएमएस, मतलब सल्फाइड पार्टिकल्स। ये क्या रिलीज करते हैं, सल्फाइड पार्टिकल्स। प्लांक्टन जो है दे रिलीज सल्फाइड पार्टिकल्स इन एयर, इन एटमॉस्फेयर, और इन्हीं सल्फाइड पार्टिकल्स के अराउंड क्या बनता है, क्लाउड। और क्लाउड क्या कराते हैं, बारिश। तो अगर ये प्लांक्टन खत्म हो गए, क्या खत्म हो जाएगा, ये सल्फाइड पार्टिकल्स रिलीज नहीं होंगे तो क्या नहीं बनेगा, क्लाउड्स उसके ऊपर, तो क्या नहीं हो सकती, बारिश भी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। याद रहेगा। तो ओशियन एसिडिफिकेशन, कई बार लोग सोचते हैं कि ओशियन का एसिडिफिकेशन और बारिश का क्या लेना देना, लॉजिकल है, कैसे लेना देना है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ डीएमएस, सल्फाइड पार्टिकल्स, जो कौन छोड़ते हैं, समुद्र में लिविंग बींग्स, स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन्स, ये लगातार रिलीज करते हैं। और अगर ये प्लैंक्टन्स खत्म हो गए, क्यों, बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन, तो कौन छोड़ेगा सल्फाइड पार्टिकल्स, क्लाउड किसके ऊपर बनेंगे, और क्लाउड नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत होंगी। आया समझ में, यही रीजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस नहीं होंगी, तो क्लाउड नहीं बन सकते, और बिना क्लाउड के बारिश हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये सारी समस्या है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन के भी क्या है, अपने अपने नुकसान। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। इसका सल्फाइड है, डीएम का मुझे याद, डाई मिथाइल सल्फाइड शायद, एक बार चेक कर लेना। मिथेन क्या हो गया, मैं लिखना चाहता पूरा ओशियन करके, मैंने फिर ऊपर ड्रॉ कर दिया, इतना दिल पे ना लो इसको। मैं पहले इसको लिख रहा था, फिर मैंने कहा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखने का, डीएमएस का क्या आ रहा है फुल फॉर्म, डाई मिथाइल है, कैसे बत्ती दे रहे हो, चेक करिएगा, डाई मिथाइल सल्फाइड है क्या है। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है कंसेप्ट्स। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक और सेट मैंने लिखाया था आपको, क्या है, डी ऑक्सीजनेशन, याद है। एक और टॉपिक मैंने लिखाया था, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ओशियन। ओशियन में क्या हो रहा है, डी ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ठीक है, डाइमिथाइल, ठीक, डीऑक्सीजनेशन ऑफ ओशियन। इसका मतलब ये है डीऑक्सीजनेशन क्या, कि जो डिजोल्व, याद है आपको मैंने शुरुआत में लिखाया था, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग कैसे होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन फ्री नहीं होता, कैसा होता है, डिजोल्व। इसका मतलब ये है डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और जिस इलाके में क्या नहीं मिलता, कोई भी नो डिजोल्व ऑक्सीजन, वो क्या बन जाता है, डेड जोन। यही क्वेश्चन 2018 यूपीएससी में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय मरीन डेड जोन्स, और क्या इसके इंपैक्ट होंगे। तो मरीन डेड जोन्स कौन सा एरिया होता है, जहां पे क्या नहीं होती, डिजोल्व ऑक्सीजन। जब डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, वहां पे क्या कोई लाइफ होगी क्या, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पे रहेगा कौन, वहां पे कोई नहीं रह सकता। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मृत क्षेत्र। वहां पे सब लोग क्या हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। मृत क्षेत्र कहा जाता है किसको, उन डेड जोन्स को। मतलब अगर ये कोई समुद्र का इलाका था और इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पीशीज नहीं मिलेगी, या क्या कहलाएगा, डेड जोन्स। कोई डाउट। तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। इसका मतलब क्या है, ओशियंस में लगातार क्या कम हो रहा है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है,
कोई डाउट तो नहीं, मीनिंग समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व जो था वो लगातार कम हो रहा है, और अगर जहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा वो क्या बन जाएंगे, डेड जोन्स। क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए रहने के लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तो वो आदमी वहां को खत्म होके चला जाएगा, वो इलाका एकदम सूखा हो जाएगा, वहां पे कोई नहीं रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। नाउ व्हाई, क्यों हो रहा है डीऑक्सीजनेशन, क्यों ऑक्सीजन खत्म हो रही है पानी में से, व्हाई डीऑक्सीजनेशन, एल्गी के बनने से, ओके, और बस यही रीजन है। तो मेरे को समझ आए, मेरे को भी समझ आनी चाहिए जो बोल रहे हो। प्लांकटन जो होते हैं, नहीं, और क्या लगता है व्हाई डीऑक्सीजनेशन की मात्रा कम क्यों हो रही है, क्या लगता है, लॉजिकल लगा, सोचो आंसर मिलेगा। इसके पीछे दो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट को मैं बोलता हूं एल्गल ब्लूम्स, या है एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, एल्गी क्या हो रही है, ब्लूम, अभी हम पढ़ेंगे। और एक जो अभी हमने क्या लिखा था, ओशियन वार्मिंग, ओशन गर्म हो रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल, अभी गर्मी है, आपको गर्मी लगती है तो ज्यादा क्या करते हैं, क्या करते हैं आप, गर्मी लगती है तो पानी ज्यादा पीते हैं, और आप पानी पीएंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्या आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको, आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कब करते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हो कि आप शांति से बैठे हो एसी के अंदर, तब जब आप स्ट्रेस में हो, आपको गर्मी लग रही है, तो आपकी बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश करती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ती है, आप क्या ज्यादा यूज करते हो फिर, ऑक्सीजन। लेकिन आप शांत बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऑक्सीजन क्या यूज होती है आपकी, कम से कम होती है। होता है कि नहीं ऐसा, यही चीज कहां हो रही है, ओशियन वार्मिंग के साथ। जब ओशियन गर्म हो रहे हैं तो ये बाय नेचर ही रूल है कि जब ओशियन गर्म होते हैं, या जब चीज वार्मर एटमॉस्फेयर या वार्मर क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, तो जो रेट है किसकी, यूजिंग ऑक्सीजन, क्या बढ़ जाएगी क्या। तो मरीन लाइफ के अंदर जो रेट है ऑक्सीजन की यूज करने की, जो मात्रा है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जो स्पीसीज रह रही है पानी के अंदर, उनको किसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की। तो उससे क्या कम हो रहा है फिर, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, कई सारे इलाकों में अब क्या नहीं है, लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन। या इन सिंपली बोलूं मैं, ओशन के गर्म होने से क्या हो रहा है, ओशंस में कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा ओशन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, और यही हो रहा है कहां पे, मैंने एग्जांपल दिया है इंडिया का अरेबियन सी। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अरेबियन सी इज नाउ मोर वार्मर, ज्यादा गर्म हो रहा है, और यही कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यहीं पे क्या बन रहे हैं, बहुत सारे डेड जोन्स। यही वार्म भी हो रहा है, और यहीं पे बहुत सारे क्या बन रहे हैं आजकल, डेड जोन्स। तो क्योंकि जब भी होगा, लग रहा है नेचुरल तरीके से हम भी वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर चीजें भी रहती हैं। होता है कि नहीं ऐसा, तो ये चीजें होती हैं। जैसे कई बार होता है ऐसा, अभी वो लोग गए थे पानी के नीचे, गए थे पाकिस्तान के लोग वगैरह टाइटन सबमरीन में, तो उसमें आ रहा था, आपने फॉलो करी होगी न्यूज कि सिर्फ 12 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, क्या होगा। तो उसमें आपको साइंटिस्ट बोल रहे थे कि ऑक्सीजन को कंजर्व भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं, वो एकदम शांत बैठ जाएंगे, वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, काम रहेंगे, ताकि ऑक्सीजन की नीड क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा यूज होनी पड़ती है। अगर पानी गर्म हुआ तो स्ट्रेस में कौन चले जाएगा, ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा क्या कंज्यूम करेगा वो, ऑक्सीजन। तो क्या कम हो जाएगी समुद्र में से,
ऑक्सीजन। यही होता है कि नहीं होता? क्योंकि समुद्र में फ्री ऑक्सीजन नहीं है, किस मात्रा में होती है? डिसॉल्व्ड। और किसी इलाके में ज्यादा यूज होने लगी, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। याद रहेगा। तो पहला रीजन क्या है? ओशन का वार्म होना और क्या बनना? डीऑक्सीजनेशन का होना। तो ये दिक्कत है, तो यू कैन आल्सो राइट दिस इन इंपैक्ट ऑफ ओशन वार्मिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन। कोई डाउट तो नहीं? दूसरा रीजन क्या है? एल्गल ब्लूम्स। हटा दूं मैं इसको ना। ये एल्गल ब्लूम्स क्या है, ये हम आगे भी यूज करेंगे। एल्गल या एल्गी ब्लूम्स। एल्गी मतलब प्लांक्टन्स। ठीक है, क्या होता है? ये समुद्र है, इसके ऊपर क्या रहती है? एल्गी। एल्गी रहती है या प्लांक्टन्स। प्लांक्टन बेसिकली क्या होते हैं? एल्गी, या बोल दो फाइटोप्लांक्टन। दिस वर बेसिकली एल्गी। तो नॉर्मल अमाउंट में रह रही है, लेकिन कुछ इलाकों में क्या होता है? मानो ये कोस्टल इलाका था, ये कोस्ट था, ये कोस्ट। इस कोस्ट से यहां पे क्या आ रहा है? इस कोस्ट में मानो खेती होती थी, तो क्या आ रहा है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। मानो खेती का पानी कहां पे आ गया? समुद्र में मिल गया। मानो हमारे अरेबियन सी में पानी कहां से चला गया? महाराष्ट्र से, केरल से। क्या आ गया? एग्रीकल्चरल वेस्ट। बाद में हमारे गंदे नाले का पानी भी कहां पे आ गया? समुद्र में। क्या भी आ गया? सीवेज भी आ गया। एग्रीकल्चर वेस्ट भी आ गया, सीवेज भी आ गया। एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजर्स होगा कि नहीं होगा? मैं पानी बह के आ गया, तो साथ में क्या लेके आ गया? फर्टिलाइजर्स। इन एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस। यही होता है फर्टिलाइजर्स में। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है बाकी में। नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस। सीवेज में भी क्या होगा? नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस। जब ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किसको मिलेंगे? एल्गी को। तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस किसके लिए भोजन होते हैं? एल्गी के लिए। जिस प्रकार आप पिज्जा बर्गर खा के बड़े मजे होके मोटे हो जाते हो, वैसे ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस खा के एल्गी मोटी हो जाती। तो एल्गी ने खूब क्या दबाया? क्या खाया उसने? बड़ी मात्रा में उसको क्या मिलता गया? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। क्या बढ़ गया? लगातार नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंजम लगातार करने से ये इनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ये एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो जिस प्रकार से ये फास्फोरस और न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगी एल्गी, तो इनकी जो थिकनेस क्या मिलेगी आपको? मोर नंबर ऑफ एल्गीज। ये फैलती चली जाएंगी, मोटी होती चली जाएंगी, और आप पाएंगे पानी के ऊपर क्या बन जाएगी? एक मोटी सी परत। देखा आपने ऐसा? कोई गंदा पानी जो एकदम स्थिर होता है, हरा कलर का क्या बन जाएगा उसके ऊपर? एकदम मोटी गद्दी बनी होती है, हरे कलर की लेयर्स, गादी जो बन जाती है, वो बन जाएगी बड़ी सारी। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गी ब्लूम। एल्गी का मोटा होना। एल्गी क्या हो गई है? ब्लूम। जैसे आप लोग खा पी के ब्लूम हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वैसे ही एल्गी क्या खा लिया? नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या हो गई? वो फूल गई। तो एल्गी के फूलने को क्या बोलते हैं हम? एल्गी ब्लूम। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे हुई ब्लूम? वो क्या खा के ब्लूम हो गई? इस आप क्या खाते हो? पानी पूरी? क्या खाते हो उसके अलावा? क्या खाते हो? बोलो कुछ तो बोलो, डरना क्या है ऐसा? पिज्जा बर्गर। तो आदमी पिज्जा बर्गर खा के जिस प्रकार से मोटा होते जा रहा है, वैसे ही अब एल्गी तो खाएगी नहीं पिज्जा बर्गर। वो एक ही चीज बोलेगी, या तो लाओ नाइट्रोजन या क्या लाओ? फॉस्फोरस। उसके लिए वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसको खा खा के एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी ये। तो आपको बड़ी सी मोटी सी लेयर देखने को मिलेगी किस पे? ओशियंस के ऊपर। ठीक है, जब मोटी लेयर हो गई, ये मोटी लेयर क्या ब्लॉक करेगी? ऊपर क्या आ रही होगी? सनलाइट। सनलाइट क्या होगा यहां पे? ब्लॉक। जब सनलाइट नहीं पहुंची तो यहां पे क्या बनेगा? डेड जोन। तो डेड जोन क्यों बन रहा है? ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट। क्योंकि रहने के लिए क्या चाहिए आपको? सनलाइट। सनलाइट नहीं होगी तो स्पीसीज नहीं रह सकती। तो एक पिक्चर तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं?
हाँ, क्या चीज? पोटेशियम। ये पसंद नहीं करती, इसको पसंद नहीं है। हाँ, जैसे होते हैं ना लड़कियां टमाटर प्याज नहीं खाती, वैसे ये भी पोटेशियम भी नहीं खाता। होता है ऐसा, अपने अपनी चॉइस है। उसको नहीं पसंद पोटेशियम, उसको क्या पसंद है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो ही खाएंगे, और भी खा सकते हैं। मतलब हम, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ डेड जोन्स वाला एक्चुअली कंसेप्ट, हमें पूरा लिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ एल्गी ब्लूम से क्या हो सकता है। क्या हो गया, क्या बन गया यहाँ पे? डेड जोन। कोई डाउट तो नहीं? दूसरा, ये जब एल्गी अभी खा पी के मोटी हो गई, ज्यादा खा लेगा तो क्या हो जाएगा? आदमी को मृत्यु भी होगी कि नहीं होगी? जब ये इतनी सारी एल्गी मरेंगी तो क्या होगा? ये एल्गी ऊपर से मरेंगी, नीचे जाके डिपॉजिट होंगी कि नहीं होंगी? मरने के बाद ये एल्गी कहाँ मिलेंगी आपको? नीचे, डेड एल्गी। अब जितनी ज्यादा एल्गी होंगी उतनी ज्यादा एल्गी मरेंगी कि नहीं मरेंगी? जब एल्गी की डेथ होगी तो ये क्या यूज करेगी? डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्योंकि मरने के लिए भी क्या चाहिए आपको? डिकम्पोजिशन के लिए भी क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन। तो जब ये मरती हैं तो भी क्या कंज्यूम करती हैं? ऑक्सीजन। तो किसके लिए नहीं छोड़ेंगी? रिमेनिंग स्पीसीज के लिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा? मरने के लिए भी क्या बचेगा? लेस ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? डेड जोन। या क्या बन जाएगा? डेड जोन या डीऑक्सीजनेशन। दैट इज अ डीऑक्सीजनेशन। तो एल्गी ब्लूम हो जाने से भी दिक्कत है, क्योंकि यही एक फैक्टर होता है, जितना ज्यादा एल्गी होगा उतनी ही ज्यादा किसकी डिमांड होगी? ऑक्सीजन की। और उतनी ही ज्यादा क्या होगा? डीऑक्सीजनेशन। तो ये सारा ऑक्सीजन सारा कौन ले जाएगा? एल्गी। किसके लिए नहीं छोड़ेंगे? ये स्पीसीज के लिए क्या नहीं छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। दैट इज द इशू। और एक आपने टर्म भी सुना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सुना है? बट बीओडी। जिस पानी में जितनी गंदगी होती है ज्यादा क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि ज्यादा गंदगी, ज्यादा क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन के लिए। दैट इज द कंसेप्ट। तो इससे क्या बनता है? डेड जोन। याद रहेगा डेड जोन एक तो पानी के गर्म होने से बना, दूसरा किससे बन रहा है? एल्गी ब्लूम होने से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, हिंदी में कहते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन को ही बोलते हैं एल्गी ब्लूम। और एल्गी ब्लूम से क्या हो रहा है? आपका डेड जोन बनते हैं दो तरीके से। याद रहेगा कैसे बन रहे हैं? दो तरीके से। एक तो साइड को, लाइट को ब्रोक करके, और दूसरा कैसे? जब उनकी डेथ हो जाती है तो भी वो क्या करती है? कंज्यूम करती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट। तो पानी का ना डालेगी, वो बाहर किसको देती है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये जो प्रोड्यूस करती है तो कहां छोड़ेगी? अंदर पानी में कहां से लाएंगे आप? तो ये जब मर रही है तो जो पानी स्टोर्ड है उसको कंज्यूम कर रही है। और कोई बात तो बताओ उसमें, याद रहेगा? तो ये, तो दीज आर द लार्जर इंपैक्ट्स। मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या? कुछ टॉपिक देख लो पहले, फोटो देख लो कुछ हो तो। डेट क्या है? ये आपको दिख रहा है 1990 से क्या बढ़ गया है? ओशन का वार्मिंग। ये ओशन वार्मिंग को शो कर रहा है किस प्रकार से 1990s के बाद से ओशन ज्यादा वार्म हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है फोटो? कोई दिक्कत इसमें? विजिबल है? ये हम पहले की बात कर रहे हैं 1850, जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इतना नहीं हुआ था। तब पीएच कितनी थी हमारी? 8.2। मछली दिख रही है बढ़िया सी? कितनी मछली दिख रही है? 5। ये नीचे क्या दिख रहा है आपको? कोरल। कौन से कलर की दिख रही है? बढ़िया सी पिंक। आज के जमाने में क्या हो रहा है? पीएच कितनी रह गई है? 1। क्या चेंज देखने को मिल रहा है? मछली 5 से कितनी रह गई? एक्स्ट्रा एसिड ने क्या ब्लॉक कर दिया, तो थोड़ा सा आपको व्हाइटिश दिखने लगा, हल्का हल्का सा।
आउटकम का। फ्यूचर में क्या होगा, कितनी मछली रह जाएगी, और सब क्या दिख रहा है एकदम व्हाइट। पिंक से दुनिया कैसी हो गई, व्हाइट। ये क्या दिखा रहा है, क्या वो जेली फिश का क्या करे, अच्छा जेली फिश बढ़ रही है, ये जेली फिश है वैसे ये, बट जेली फिश का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, मतलब जो पसंद कर रहे होंगे एसिडिक एनवायरनमेंट वो बढ़ सकते हैं, लेकिन लार्जली क्या हो रही है, आपकी स्पीसीज खत्म होती दिखाई दे रही है। और ये क्या दिख रहा है आपको, पूरा व्हाइटिश क्या हो गया, कोरल। आ रहा है समझ में, यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले CO2 कितना था, 1 मॉलिक्यूल, अब कितना मॉलिक्यूल हो गया, 3 मॉलिक्यूल, तो ज्यादा क्या बन रहा है आपका, कार्बोनिक एसिड। ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, दिख रहा है क्वेश्चन, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग। ओशियंस का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, इसमें से ये क्यों एक कंसर्न का एक रीजन है, व्हाई दिस इज ए फिनोमेना कॉज ऑफ कंसर्न। पहला लिखा है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सीरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल खतरे में पड़ेगी। कोरल रीफ की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। कुछ एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन लार्वा पे वो भी अफेक्ट होंगे। क्लाउड सीडिंग और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी अफेक्ट होगा। आंसर क्या है इसका, 1 2 3 ओनली, 2 ओनली, 1 3 एंड ऑल। क्या आंसर जाएगा, बनाओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, डी लग रहा है, तो होगा क्या फिर, डी होगा, डी 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 नहीं है, सारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है आंसर, डी है, डी, बी, बी में क्या है, 2 ओनली, ऐसा मतलब एकदम अलग। सी, सी क्या है, 1 और 3, 1 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। ए क्या लगता है, डी। पहला क्या लिख रहा है वो, फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हमने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ अफेक्ट होगी, कोरल रीफ अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, होगी। जो एनिमल डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्लाउड सीडिंग अफेक्ट होगी, क्लाउड बन पाएगा, क्यों, क्योंकि क्या रिलीज नहीं होगा, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, सल्फाइड नहीं होगा तो क्या नहीं बन पाएगा उस जमाने में, क्लाउड्स। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। 1 2 3 एंड 4। मैंने कहा ये 4th पॉइंट बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्योंकि DMS रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, क्लाउड। याद रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 लिखाया था मैंने वाला पॉइंट कि नहीं लिखाया था। इस क्वेश्चन को लिखो, पहले फोटो खींच लो तो इसका, लिख के लाना, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू राइट इट ऑन ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, हिंदी वाले लिख लें, महासागर वर्तमान समय में, महासागर वर्तमान समय में तेजी से गर्म हो रहे हैं। वर्तमान समय में महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं, और महासागर के गर्म होना या उनका गर्म होना ना सिर्फ समुद्री जीवन के लिए नुकसानदेह है बल्कि इंसानों के लिए भी। तो ना सिर्फ समुद्री जीवन के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी हानिकारक है, समझाइए। और दूसरा क्या है, महासागरीय अम्लीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके परिणामों की चर्चा करें। कर पाओगे आंसर, ट्राई टू राइट इट। ओके, चलिए नाम अगला पढ़ते हैं टॉपिक। तो हमने पढ़ लिया डीऑक्सीजनेशन, कोई डाउट तो नहीं, चलिए आगे बढ़े। तो हमने सारी चीजें देख ली हैं। नाउ हम बात करते हैं, इसमें कोई डाउट टिल नाउ, क्लियर डाउट थे सारे, सारे हम लोगों ने पढ़ लिए इश्यूज जो मेजर थे। नाउ क्योंकि हमारे लिए ओशंस बड़ी चीज है, तो नाउ स्टेप्स अगर हम बात करें, नाउ एफर्ट्स, क्या प्रयास किए हैं गवर्नमेंट ने किसको बचाने के लिए, ओशंस को बचाने के लिए। गवर्नमेंट्स ने क्या एफर्ट्स किए हैं ओशियन को बचाने के लिए। ओके, फिर से वही लिखेंगे हम। पहला कौन सा लिखेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट,
और एक कौन सा लिखेंगे हम, नेशनल, इंटरनेशनल और नेशनल। ओके, पहले कुछ नेशनल लिख लो। तो सुना है आपने ऐसा, क्या इंडिया ने कोई भी काम किया है ओशियंस को बचाने के लिए या सी को बचाने के लिए? इंडिया ने कोई भी काम किया है? प्लास्टिक को बैन कर दिया हमने। ओके, और इसके अलावा हमने कोई काम किया है, कुछ भी सुना हो अपने जनरल नॉलेज में आपने कि हमने ओशियंस को बचाने के लिए कुछ काम किया हो या समुद्र को बचाने के लिए कुछ भी काम किया हो? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मोदी जी किसको बचा रहे हैं? चीतों को, किसी और को नहीं बचा रहे। अरे मुझे बताओ, इंडिया ने लाई हो, इंडिया ने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं सुना आपने। सबसे हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है मरीन नेशनल पार्क। सुना है क्या ऐसा कुछ? क्या इंडिया बनाती है मरीन प्रोटेक्शन रिजर्व या मरीन नेशनल पार्क? कई सारे नेशनल पार्क कहाँ बनाए हुए हैं? समुद्र में भी है कि नहीं है? नहीं सुना नाम ऐसा? गल्फ ऑफ मन्नार सुना है क्या ऐसा कुछ? अंडमान निकोबार बहुत सारे हैं ऐसे, लाइक गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार क्या जमीन पे है क्या? है, इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व कि नहीं है? तो हमने ऐसे मरीन रिजर्व बनाए हुए लाइक गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा हमने एक और काम कर रखा है, अभी सब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या लेके आए हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, सीआरजे। सुना है नाम ऐसा? गवर्नमेंट लाई है सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कि जहां पे हमने कोस्ट को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि अगर ये कोस्ट है तो इस एरिया तक क्या कर सकते हो, इस एरिया तक क्या कर सकते हो, यहाँ पे किया। लाइक उसमें क्लासिफिकेशन है, CRZ1, CRZ2, ऐसे क्लासिफिकेशन कर रखे। ये हम पढ़ेंगे पूरा अलग से। ओके, कोस्टल रेगुलेशन जोन बना रखे हैं हम लोगों ने। क्या एक सर्विस बनाई है इंडियन कोस्ट गार्ड करके? है क्या कोई सर्विस ऐसी? इंडियन कोस्ट गार्ड क्या काम करते हैं वो? इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्ट के प्रोटेक्शन करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक तो आपको कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है, पायरेसी वाले लोगों से बचाता है, आतंकवादियों को भी देखता है। प्लस अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपके सी में ऑयल स्पिल हो गया तो साफ करने कौन जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनको बड़ी पावर दे रखी है कोस्ट को संभालने के लिए। तो डेडिकेटेड बॉडी बनाई है हमने, किसको बचाने के लिए? ओशियंस को बचाने के लिए। मैंने कहा भी सही कि अगर इंडिया के पास में लाइक कोई ऑयल स्पिल हो गया तो ऑयल स्पिल को खत्म करने के लिए पहली बॉडी जाएगी, वो कौन सी जाएगी? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो मतलब इंडिया ने भी कई सारे एफर्ट्स किए हैं किसको बचाने के लिए? कोस्ट को बचाने के लिए। हम करते हैं ऐसा। ओके, नाउ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास हुए? इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए हम लोगों ने? कुछ नहीं किया, टाइम पास किया बस। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट, कोई भी इफेक्ट्स हमने किए? इसको हटा दूं मैं। नाउ इंटरनेशनल की हम बात करें, द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूएन क्लोज। एक ट्रीटी हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था, इसका नाम क्या है? यूएन क्लोज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या होता है यूएन क्लोज? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज। दूसरा, क्या एक संस्था है क्या? वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कोई संस्था? इसी साल मेंस में यही क्वेश्चन आया था, बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या है ये, कि वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये क्या काम करती है? वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सुना है नाम? नहीं, मैंने नाम ही नहीं सुना। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली क्या हुआ है? हाई सी ट्रीटी, क्या करा है उसमें? सर वो आप जानो ऐसा। और तीसरा, रिसेंटली हम लोगों ने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट क्या, मतलब नेशनल पे हाई सीज ट्रीटी साइन हुई है।
हाई सीज ट्रीटी, एक फेमस ट्रीटी। हाई सीज याद है, वो एरिया जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कहलाता है, हाई सीज। अब ये एक इशू था, इसलिए मैं इसको अलग से इशू लूंगा कि व्हाट वर द हाई सीज, वो क्या है ट्रीटी के प्रोविजंस। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूएन क्लोज। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या वर्ल्ड ओशन डे बनाया जाता है क्या? कब बनाया जाता है? हाँ कर रहे हैं सब। चलिए, नाउ यूएन क्लोज। क्या है यूएन क्लोज, क्या कहानी थी इसके पीछे? अब एक्चुअली क्या थी भाई, समुद्र है, पानी है, क्या पानी पे आप अपनी कोई टेरिटरी बना सकते हैं क्या? ये मेरा पानी है, तेरा पानी है। वी कैन नॉट ड्रॉ बाउंड्री ऑन ओशियंस। 1950-60 में एक्सपांशन शुरू हुआ। दिक्कत ये हुई, सब लोग का जो पावरफुल थे उन्होंने बोला कि यार ये मेरा समुद्र है, तुम यहाँ पे मत आना, यही था। तो लोगों जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने समुद्र पे क्या करना शुरू कर दिया कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। तो छोटी कंट्रीज बोली कि हमारा क्या रहेगा, तो ये ट्रीटी लाई गई। इसकी बेसिक्स जो ये था, बेस जो ये मुख्य आधार था इस ट्रीटी का, वो ये था कि ओशियन क्या है, ओशियन है CHM। CHM मतलब है इट इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। एक नाम हम जनरली देते हैं, आजकल एक टर्म होता है, मानव जाति की साझा विरासत। मतलब इस पे किसी का एक का अधिकार नहीं है, सबका क्या है, अधिकार। ये क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। लाइक आप है, मैं हूं, हम सबका क्या है इस पे बराबर से अधिकार। सिमिलर स्पेस भी क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। अंटार्कटिक भी क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। आर्कटिक भी क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। मून भी क्या है, मतलब इस पे किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं हो सकता। नो वन कंट्री कैन रूल ओवर ओशन। तो इसी आधार को मान के हम क्या लेके आए, यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। ये ट्रीटी साइन हुई, फिर फोर्स में आई, इंडिया भी मेंबर है इसका। कौन मेंबर नहीं है इसका, चाइना। एक कंट्री है जिसका मेंबर नहीं है, बड़ी कंट्री, यूएस। यूएस बोलता है फालतू काम मत करो, सारा देश ही मेरा है, जहां मैं चाहूं वहां जा सकता हूं। यूएस ने साफ बोल दिया ये ट्रीटी वीटी मेरे काम के नहीं, मैं समुद्र का देवता, समुद्र मेरा, मैं उसका। साफ उससे मना कर दी। मैं साइन तो की थी, उसने रेटिफाई नहीं करवाई कि मैं इसको नहीं मानता। चाइना तो बोलता है मानू ना मानू फर्क ही नहीं पड़ता, सब तो मेरा ही है। चाइना का कंसेप्ट अलग है, वो सारी ट्रीटी साइन करता है लेकिन मानता किसी को नहीं है। ऐसा ही हुआ था, तो चाइना की बात ही अलग है। पता है कि नहीं ऐसा कुछ? तो अभी ऐसे, अभी न्यूज में भी था चाइना का, हटा दूं मैं इसको। अभी चला था एशियन गेम्स, तो हमारी एक धावक थी, तो एक चाइनीज खिलाड़ी पिस्टल रनिंग चल रहा था, तो पिस्टल को ना शॉट मारने से पहले वो दौड़ गई, तो चाइनीज रेफरी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बगल में इंडियन थी, बोला तुम भी डिस्क्वालीफाई। तो वो बोले क्या चल रहा है, मैं क्यों डिस्क्वालीफाई, तुम भी डिस्क्वालीफाई। बड़ा बवाद हुआ उस चीज का। तो चाइनीज एथलीट बोलती है कि ये भगाई मेरे को, मैं तो खड़ी थी, ये भगाई मेरे को। तो बोलते तो धक्का दिया क्या मैंने, तो आगे क्यों भागी, बोलती ये करी जो करी। बवाल हो गया अच्छा खासा, इंडियन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बड़ा मैटर उछला। फिर रिप्ले चल रहे हैं, रिप्ले में खुद ही अकेले भाग रही चाइनीज और आरोप लगा रही इसके ऊपर, इतने बड़े वाले चाइनीज चीटर होते हैं। बड़ा बवाल, अपन देखा नहीं, कौन सी दुनिया में रहते हो, खत्म है जीवन आप लोगों का। बड़ा मैटर हुआ था ये, उसका ज्योति यारा जी नाम है उनका, तो बड़ा चला था। तो चाइनीज की बात होता है, अलग ही चलता है उनका दुनिया। नाउ हम बात कर रहे हैं किसका, यूएन क्लोज चालू हुआ। नाउ यूएन क्लोज की क्या प्रोविजंस हैं? तो चाइनीज को हम बोलते हैं चीटर्स, जनरली बोलते हैं डिसेप्शन, धोखेबाज। तो वो होता है, वो सामने दिखा रेस में, चाहे वो अपना दौड़ रही है तो भी आरोप लगा रही कि ये भगाई, जबकि हमारी हिंदी वाले को चाइनीज का सी नहीं आता होगा कि मैं उसको बोलूं क्या, ना समझ में आता होगा उसको, लेकिन स्टिल वो चला। तो यूएन क्लोज क्यों लाया गया, इसका यूएस मेंबर नहीं है। राइट सम फीचर्स, क्या करा गया इसके अंदर, इस यूएन क्लोज में क्या करा गया? इस यूएन क्लोज में सबसे जो बड़ी बात करी गई थी, और वो ये था कि पहली बार ट्राई किया गया था कि हम किसको रेगुलेट कर सकें, रेगुलेट सीज, कि जो समुद्र है उसको थोड़ा सा हम रेगुलेट कर सकें। और क्या करा गया इसके अंदर, इसमें 3 कंसेप्ट लाए गए।
द स्टार्टिंग ऑफ द कंसेप्ट लाए गए, 3 कंसेप्ट होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सी, इसमें कंसेप्ट लाया गया किसका? टेरिटोरियल सी का। इसमें कंसेप्ट लाया गया कंटिजियस जोन का। और तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। अपने वर्ड भी सुनोगे आई थिंक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह। इसी के अंदर ये 3 कंसेप्ट लाए गए एंड दिस इज नोन एज रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। पहली बार ऐसा कोई कंसेप्ट लाया गया, ये तीनों, इसको काइंड ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा गया ओशियन के अंदर, क्योंकि इससे सारे मामले सोल्व हो गए। टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 3 टॉपिक्स। ठीक है, क्या है ये, इसको हम जान लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें, हटा दो। तो टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 3 कंसेप्ट को डिफाइन किया गया प्रॉपर तरीके से। क्या है ये 3 कंसेप्ट? ये आपका क्या है? कोस्ट। कोस्ट को एक और नाम बोलते हैं कुछ, एक और नाम होता है ना कोस्ट का, कुछ ऐसे नाम होता है। शोर आप बोलते हैं शायद ना, शोर ही बोलते हैं ना, शोर से। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमारी शोर, हमने बेसलाइन ड्रॉ करी कोस्ट से, ये आपका समुद्र है पूरा, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस होती है, नॉटिकल माइल किसमें? सी में। तो 12 नॉटिकल माइल क्या बोला गया? टेरिटोरियल सी, इसको बोला गया टेरिटोरियल सी। ओके, अगले 12 को क्या बोला गया? ये अगले 12, ये पूरा क्या कहलाया गया? कॉन्टिजियस जोन। अगला 12 कंटिजियस जोन। और टिल कितना पूरा? 200 नॉटिकल माइल क्या कहलाया गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 3 कंसेप्ट लाए गए, 12 नॉटिकल माइल तक था टेरिटोरियल सी, और 12 और जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? कॉन्टिजियस जोन। EEZ कितना होता है? कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, 3 डिवीजन कर दिए, फिर बाद में छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हम? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टेरिटोरियल सी? टेरिटोरियल सी का मतलब है जो ये 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है, इसमें आपका क्या है? एक्सक्लूसिव राइट्स। जिस भी ये कंट्री के पास है उसका पूरा अधिकार है किसके ऊपर? टेरिटोरियल सी के ऊपर। यहां पे रूल्स या लॉ भी किसके चलेंगे? उसी कंट्री के चलेंगे। मानो इंडिया का टेरिटोरियल सी है तो कानून किसका चलेगा? इंडिया का। तो 12 नॉटिकल माइल में आप कोई भी गतिविधि करते हो तो कानून किसका लगेगा आपके ऊपर? इंडियन लॉ लगेगा। और यहाँ पे सारे राइट्स हैं आपको, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सारे राइट्स दिए गए। आप जो चाहे जो कर सकते हो, आग लगा दो समुद्र में, कोई दिक्कत नहीं। वो किसका अधिकार है? आपका अधिकार है, 12 नॉटिकल माइल तक। आपने, आई डोंट नो आपका जन्म हुआ था कि नहीं, 2006-7 में क्या हुआ था? जन्म हो गया था आप लोग का? बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे एक इटालियन मरीन का चलता है इशू, सुना है आपने? ऐसा आज भी न्यूज में रहता है कई बार। कुछ इटालियंस मरीन्स इंडिया के पास से जा रहे थे, तो कुछ मछुआरे पास में उनके आए, उनको डर लग गया कि ये क्या है? समुद्री लुटेरे। उन्होंने इटालियन मरीन्स, क्योंकि वो मिलिट्री वाले थे, उन्होंने फायरिंग किस पे कर दी? मछुआरों पे। 1 या 2 निकल लिए। तो किसको रसा कर लिया? उसको इंडिया की नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, अब तो हमने उनको क्या ला दिए इंडिया के अंदर, उन पे ट्रायल चल रहा है, क्योंकि इंडिया बोलता है आपने मर्डर कहां पे किया? 12 नॉटिकल माइल के अंदर, मतलब किसके अंदर? टेरिटोरियल सी में। इटालियन बोलते हैं कि नहीं, 12 नहीं, 12.5 पे मारा था।
तो आपका लो लगेगा नहीं। लो कौन सा लगेगा? इंटरनेशनल लो। आप पे अधिकार ही नहीं क्या चलाने का? केस चलाने का। और पूरा मुद्दा ही वही चल रहा था कि हमने आपके टेरिटोरियल सीमा नहीं मारा, हमें किस में मारा है? आपके टेरिटोरियल सी के बाहर मारा है, तो इंडिया का लो अप्लाई नहीं हो सकता। आया समझ में? वो कंसेप्ट था। तो फिर बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो कौन है? सोनिया गांधी के क्या है? परिवार वाले हैं। ये हल्का इशू ऐसा कि आपके जो सोनिया गांधी के रिलेटिव हैं, इसलिए उनको छूट दे दी गई थी। ऐसा बड़ा छुट्टी भी हुई थी। था क्रिसमस तो उनको घर भेज दिया गया था, बोले कि घर वाले छुट्टी पे भेज दिया कर दिया। नहीं सका अपने ऐसे इशूज बहुत चलते हैं, कभी सर्च करिएगा, याद रहेगा। क्योंकि उन्होंने क्यों डाउट किया? क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है आपका? एक्सक्लूसिव राइट है। तो कानून भी किसके लगते हैं? आपके खुद के लगते हैं। आपके ही सारे लो फॉलो होंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसका पार्ट है? 12 नॉटिकल माइल का। तो इंडिया ने इनसे पूछा कि तुमने मार दिया हमारे आदमी, तो बोलते हैं कि वो मैं अंतर नहीं कर पाया आपके लोगों में सोमालिया के लोगों में, मैंने इसलिए गोली मार दी। बड़ा बवाल चला उस चीज को लेके, याद रहेगा ये टेरिटोरियल सी। देन इसमें क्या होता है कंटिजियस जोन में? कंटिजियस जोन, क्योंकि ये अगला एरिया है 12 नॉटिकल माइल का, इसमें कोशिश की जाती है आपके लिमिटेड लॉस अप्लाई हो सकते हैं। सारे तो अप्लाई नहीं होते, बट हाँ आपके कुछ लिमिटेड लॉस अप्लाई हो जाते हैं, स्पेशली टेररिज्म वाले। कुछ फाइनेंशियल अगर कुछ लॉस आपके हैं तो वो सारे यहाँ पे जो आपका जुरिस्डिक्शन से वो यहाँ पे कुछ कुछ अप्लाई होते हैं, सारे अप्लाई नहीं होते। कुछ हद तक लिमिटेड लॉस आपको यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, बाकी आपके अप्लाई नहीं होते। मतलब पूरी तरीका से जो लो है वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक ही अप्लाई होता है। 12 से 24 में क्या होंगे? थोड़े बहुत ही लो अप्लाई हो सकते हैं, वो भी कुछ टेररिज्म गतिविधि वाले और कुछ फाइनेंशियल लॉस को लेके, अदरवाइज लॉस अप्लाई नहीं होते, ठीक है, थोड़े बहुत लो अप्लाई होते हैं। देन कौन सा कंसेप्ट है आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपका कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल तक। इसका मतलब क्या है? यहां पे आपको कौन से राइट है? सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स। सिर्फ कौन से राइट्स हैं आपको? इकोनॉमिक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स का मतलब क्या है? आप चाहें तो यहां पे माइन करिए, आप यहां से मिनरल्स निकालिए, आप चाहे तो ऑयल गैस यूज करें, आप चाहें तो फिशेस को उगा के डालें, जो चाहे आप कर सकते हैं। कौन सा राइट है आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक। सिर्फ कौन सा राइट है? ओनली इकोनॉमिक। यहां तो कोई रूल अप्लाई होंगे 12 के बाद, यहां कुछ नहीं होगा। सिर्फ कौन सा राइट दिया गया है आपको? इकोनॉमिक राइट्स, कि आप इस सी को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? आप यहाँ तो एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से। जानते हो एनर्जी बनती है क्या? जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी, सुना है ऐसा कंसेप्ट? या आपने सुना होगा ऑफशोर विंड एनर्जी, वो सब आप लगा सकते हो, क्योंकि ये आपका प्योरली इकोनॉमिक राइट्स है। उसके अलावा कोई दूसरे अधिकार यहाँ पे नहीं होते, याद रहेगा। इसलिए रिवोल्यूशनरी है। हमने डिवाइड कर दिया क्या? 200 नॉटिकल माइल, जहां तक आप अपना सारा काम चला सकते हो। 200 के बाद आपका कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है, ना तो इकोनॉमिक, ना ही लीगल, ना ही कोई दूसरा राइट्स, याद रहेगा। तो ये डिवाइड हमने किस में कर रखा है? टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, और लास्ट कौन सा है आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो। अच्छी बात है। फिर ये डाउट है और कुछ इसके अलावा? और कुछ इसके अलावा? वो भी और कुछ इसके अलावा? इसमें कोई डाउट हो तो पहले ये पूछो। नहीं है? चलो, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा इसमें और भी बात की है। इसके अलावा जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं, है कौन सी? इसमें लैंड लॉक्ड कंट्रीज को भी बोला गया है कि वो क्या देना चाहिए? उनको सी को एक्सेस देना चाहिए। इसी क्लोज के अंदर जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनको सी के लिए एक्सेस भी दिलवाया जाता है। जैसे कौन सी कंट्री है? नेपाल, सी नहीं है तो उसे सी कौन देगा? इंडिया। तो इंडिया अपना एक कोई पोर्ट उसको देता है सी को एक्सेस करने के लिए। तो जितनी भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि सी ओपन है, क्या है सी? कॉमन हेरिटेज टू मैनकाइंड। वो कंसेप्ट बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब आप सी को पास में हो या नहीं हो, लेकिन सी फिर भी किसका है? आपका भी है। तो इसलिए जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है उनको भी एक्सेस दिया गया किसका? सी का, ठीक है।
इसके बाद इसमें सबको फ्रीडम दी गई है किसकी? नेविगेशन की। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इकोनॉमिक राइट है, आप क्या ना करो, किसी को घूमने ना दो, आप नेविगेट कर सकते हो, फ्रीडम। हाँ, थोड़ा सा परमिशन चाहिए होगी किसके अंदर जाने से, लेके परमिशन देनी होगी किसके लिए? टेरिटोरियल सी वाले पार्ट में, वहां पे इशू आता है। अदरवाइज क्या करते हैं आप लोग? फ्रीली मूव कर सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका भी हो तो भी आप समुद्र में गाड़ी निकाल सकते हो, लेकिन हाँ कुछ वहां से यूज नहीं कर सकते। टेरिटोरियल सी में क्या होता है? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप हमारे वोटर्स में एंट्री कर रहे हो, होता है कि नहीं? हम बोलते हैं इंडियन वोटर्स, श्रीलंकन वोटर्स, वो कौन से वोटर्स हैं? टेरिटोरियल सी वाले। मैंने बताया था वो कल भी एग्जांपल कि इंडियन मछुआरे कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंकन साइड पे। तो किस में एंट्री कर रहे हैं? उनके टेरिटोरियल सी में। अगर बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती हमको, ठीक है? ये सारी चीजें याद रहेगी। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दी गई है। नाउ जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसी में एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है आईटी लॉस। एक संस्था बनाई गई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर या ऑफ लॉ ऑफ सी। इसी के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी। कहां पे इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दिल्ली में। आई थिंक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। इटलोस का हेडक्वार्टर जहां तक मुझे आ रहा है जर्मनी में है, हैम्बर्ग जर्मनी। एक चीज बनाई गई है, क्यों? कि कोई भी डिफरेंसेस आता है किसको लेके? इस ट्रीटी को लेके। जैसे आपने क्या बोला कि दो लोगों का क्या कर जाए? सेम हो जाए, तो क्या करेंगे? तो कौन क्या करेंगे? कौन के पास जाना पड़ेगा? आईटी लॉस के पास। तो कोई भी इस ट्रीटी से लेके कोई भी मुद्दा आ जाता है तो कौन सोल्व करता है? आईटी लॉस। आया भी था इंडिया और बांग्लादेश, याद है सब? इंडिया बांग्लादेश पता है कहां पे? ये इंडिया, इधर कौन है? बांग्लादेश। अब ये जो एरिया होगा दोनों के लिए कॉमन होगा कि नहीं होगा? तो किसका राइट माना जाए? विवाद आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का राइट हो सकता है। सिमिलर श्रीलंका इंडिया का भी आ सकता है। दोनों का एरिया है कि नहीं? तो किसको एक्सेस दिया जाएगा? तो हु विल डिसाइड? आईटी लॉस। लेकिन इंडिया ने क्या करा था? इंडिया ने बड़ा भाई मानते हुए तो बात करी थी, इंडिया ने भी मांग की थी, फिर इंडिया ने बड़ा भाई का रूप दिखाते हुए हमने क्या छोड़ दिया? हमने एक्सेस किसको दे दिया? बांग्लादेश को, कि तुम यूज करो, मुझे यूज नहीं करना। तो इंडिया ने गुडविल शो करी थी और हमने कोई बात ही नहीं करी थी। हमने क्या दे दिया था इनको? बांग्लादेश को एक वाला पार्ट हमने इनको दे दिया था कि आप इनका यूज कर सकते हो। तो जब डिफरेंसेस आया था इंडिया बांग्लादेश में कि किसका ईजेड होगा, तो हमने बोल दिया कि आप यूज कर लो, मैं बाकी मेरे पास बाकी जगह पड़ी हुई है। ऐसा याद रहेगा। तो कौन डिसाइड करता है? आईटी लॉस। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नाउ इसमें एक और बॉडी बनाई गई है, वो भी लिख लो, हटा दूं मैं इसको। तो इस संधि से जुड़ी कोई भी मतभेद होते हैं उसको कौन सोल्व करता है? आईटी लॉस। इसके बाद एक और संस्था बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA, जो कि है जमैका, किंगस्टन में। एक जगह है किंगस्टन जमैका, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, किंगस्टन जमैका। ये क्या करती है? नाम से लग रहा है सीबेड। एक्चुअली क्या होता है? जो समुद्र होते हैं उसके सी बेड पे क्या होते हैं? समुद्र तल। तो ये डील्स करती है किसके साथ? इट डील विद परमिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल्स। समुद्र के तल पे मिलने वाले जो भी खनिज होते हैं वो कौन एक्सप्लॉइट करेगा? परमिशन कौन देता है? ISA, जो डीप सी पे बैठा हुआ है ना, लाइक जो एरिया किसी के अंडर में नहीं है, जो ओपन सीज हैं। अब समुद्र में तो बहुत चीजें पड़ी होती है, उनको कौन यूज करेगा, कौन उसको बाहर निकालेगा, उसके लिए क्या देनी होती है आपको? परमिशन। कौन देता है परमिशन?
ISA। तो ये सारा काम करता है बेसिकली डीप सी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। समुद्र में नीचे जो माइनिंग वगैरह होती है, डीप सी माइनिंग, तो उसकी परमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है? ISA की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। और ISA ने कुछ पायनियर कंट्रीज मान रखी हैं जो एक्सपर्टाइज रखती है किसमें? समुद्र के नीचे जाने में। उसमें से एक कंट्री कौन सी है आपकी? इंडिया। उसमें एक है चाइना, उसमें है रशिया। ऐसी उसने अराउंड 7 कंट्रीज को मान रखा है पायनियर कंट्रीज, कि जिनके पास वो क्षमता भी है समुद्र से क्या निकालने की? मिनरल्स निकालने की। तो उन्हीं लोगों को परमिशन मिलती है टर्न बाय टर्न। जैसे 20 साल के लिए इंडिया को मिली, फिर चाइना को मिल गया कई बार, ऐसे बदलते बदलते रहता है। जैसे मोस्टली इंडियन ओशन में किसको मिलता है? इंडिया को। आर्कटिक में मोस्टली किसको मिलता है? रशिया को। कई जगह चाइना को मिलता है। तो इनको परमिशन कौन देता है? ISA। शायद मेरे पास अभी वो क्वेश्चन नहीं है, मैं कल क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन आया था 2022 में ही, शायद वो क्वेश्चन आया था 21 या 22 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो, याद रहेगा। दिस इज अबाउट UN क्लोज। तो इतनी सारी बॉडीज हैं, ये सारा काम किसका है? UN क्लोज का। कोई दिक्कत तो नहीं। इस UN क्लोज का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था? इसी UN क्लोज का, हटा दूं मैं इसको, द बिगेस्ट लिमिटेशन इस UN क्लोज का ये था कि इसने किसको छोड़ दिया था? इसने लिमिटेशन था, एक तो US पार्ट नहीं बना, और दूसरा ओपन सी पे कोई खास बात नहीं हो पाई, इस पे कोई बड़ा डिस्कशन नहीं हो पाया, या हाई सीज पे कोई बड़ी बात हमारी नहीं हो पाई। हाई सीज को हमने खुला छोड़ दिया, और उसी के लिए क्या लाई गई है? नई हाई सीज ट्रीटी, जो हम कल पढ़ेंगे। याद रहेगा? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा टॉपिक ऑफ ओशियंस। कोई भी डाउट हो तो बताएं। किससे? हाँ, अंदर जाने के लिए परमिशन आपको यही देगा, ISA ही देगा। आपको हाई सीज में कुछ भी एक्सप्लोर करना होगा, यू नीड परमिशन फ्रॉम ISA। कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। नाउ कल हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक जो हम बात करेंगे हाई सी ट्रीटी नहीं है जो क्या है। फिर हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोरल रीफ, वेटलैंड्स, मैंग्रोव वाला जो पार्ट हमारा है हम उनकी बात करेंगे। कोई भी डाउट हो तो बताओ किसी प्रकार का। तो ओशियन से क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चन शायद मेरे पास स्लाइड्स इसमें है नहीं, मैं क्वेश्चन और दिखाता, और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोई भी डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? चलिए फिर, हाँ, थैंक यू सो मच।